नमस्कार। जैसा कि अभी तक अपने क्रिया, विशेषण, भाषा और वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं, आज जो अपना प्रकरण रहेगा वो है सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। सर्व, धन, नाम। यहाँ पे जो सर्व का अर्थ होता है वो होता है सब, और नाम यहाँ वैसे संज्ञा के रूप में आएगा। ठीक है, नाम यहाँ संज्ञा के रूप में आएगा। इसका जो पूरा अर्थ है वो हो गया सब का नाम। ठीक है, कुछ ऐसा अर्थ है सर्वनाम का निकलता है। सर्वनाम में अपने परिभाषा भी जानते हैं। ये जो शब्द है ये संज्ञा के स्थान पर काम आएंगे, कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। सर्वनाम की परिभाषा कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें, मोहन ने मोहन के भाई सोहन से कहा कि आज मोहन खेलने नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है क्योंकि मोहन के पिता बीमार हैं। देखिए, आपके सामने मैंने परिभाषा भी लिखी थी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नाम है वह संज्ञा के रूप में आएगा। ठीक है, अब परिभाषा के बाद मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। अपने इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि आखिर सर्वनाम होता क्या है। यहाँ पे आया है कि मोहन के भाई, देखिए संज्ञा करते चलिए, मोहन ने मोहन के भाई सोहन से कहा आज मोहन खेलने नहीं जा रहा क्योंकि मोहन के पिता बीमार हैं। अब देखिए, यहाँ एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, इस पुनरावृत्ति दोष के कारण जो वाक्य है उसका जो सार था वो थोड़ा अटपटा सा लगा। अब बार बार मोहन नाम आ रहा है, हमें क्या करना है? जो मोहन है वो संज्ञा है, परिभाषा अनुसार संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, इसका एक दूसरा इसी का मैं बना रहा हूं सर्वनाम का प्रयोग करते हुए। मोहन ने यहां अपने भाई सोहन से कहा कि आज, अब देखिए फिर मौन आया, वह खेलने नहीं जा रहा। खेलने नहीं जा रहा क्योंकि उसके पिता
बीमार है। अब देखिए यही जो वाक्य था, मैंने इसका सर्वनाम का प्रयोग करके लिखा है कि मोहन ने अपने भाई से, विशेष ये सर्वनाम है, अपने भाई सोहन से कहा कि आज वह, सर्वनाम है, खेलने नहीं जा रहा क्योंकि उसके पिता बीमार है। तो जो पुनरावृत्ति, ये जो पुनरावृत्ति हो रही थी बार बार मोहन की, इस दोष को रोकने के लिए हमें सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, या संज्ञा के स्थान पर जो काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा अनुसार यही था। और ये जो बार बार मोहन शब्द आए, इनके स्थान पर जो शब्द काम आ रहे हैं वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है। अब देखिए हिंदी में जब हमें सर्वनाम पढ़ते हैं, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होती है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी? 11। ठीक है, 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। इस प्रकार ये सर्वनाम 11 होते हैं। मैं लिख भी देता हूं। पहला है मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये जो 11 सर्वनाम है हिंदी में यही होते हैं। विशेष सर्वनाम, मैं स्वयं के लिए तुम, सामने वाले के लिए आप, समान सूचक में भी है। यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सर्वनाम अलग अलग भेद में इनका प्रयोग होगा सर्वनाम के। ठीक है, तो इतना जरूर ध्यान रखें कि सर्वनाम की संख्या 11 होती है और यही सर्वनाम हिंदी में विशेष होते हैं। अब चलते हैं अपने सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। ऐसा प्रश्न कई बार परीक्षा में आ गया, अपने सबसे ज्यादा यहां अटकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वनाम के भेद अच्छी तरह से याद नहीं रहते और कोई तो क्रिया का कोई भेद ले आता है, कोई विशेषण का भेद ले आता है और ये प्रश्न यहाँ गलत हो जाता है। सर्वनाम के सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। प्रश्न आया हुआ है बोर्ड क्लासों में कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम का जो किसे कहते हैं वो ये रहा ऊपर वाला, और सर्वनाम के जो 6 भेद हैं वो मैं आपको बता देता हूं। क्रम से उनका उसी तरीके से क्रम याद रखें तो वो थोड़ा आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो भेद है सर्वनाम का वो आता है पुरुषवाचक। पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक। दूसरा जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब तीसरा करना कुछ नहीं है, केवल एक शब्द लगाना है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा जो है करना क्या, प्रश्नवाचक
सर्वनाम। फिर संबंधवाचक सर्वनाम, और जो अंतिम आता है उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये इस प्रकार 6 सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर अपने को ये 11 सर्वनाम अच्छी तरह से पता है तो हम इनके भेद गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये यहीं से निकलेंगे। कहाँ कौन सा है प्रश्न, कहाँ पे आ रहे हैं, निश्चय की अनिश्चय की स्थिति कौन से सर्वनाम में है, निश्चय की स्थिति कौन से सर्वनाम में है, संबंध कहाँ बताया जा रहा है, निजवाचक किसके लिए है, पुरुषवाचक किसके लिए है। अगर अपने को ये 11 सर्वनाम अच्छी तरह से ध्यान है तो हम आराम से सर्वनाम के जो भेद है वो कर सकते हैं। अब एक चीज का और ध्यान करें, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला आता है उत्तम पुरुष, दूसरा आता है मध्यम पुरुष, और जो तीसरा आता है वो आता है अन्य पुरुष। ठीक है, ये होते हैं सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम मैं, मेरा, हमारा, हम सब। मध्यम सामने वाले के लिए, तुम, तुम्हारा। और अन्य पुरुष, अन्य जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है, केवल इतना सा ही इनमें ध्यान करना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 हैं, 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न एक अपना बनता है, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, नाम लिखिए। तो अपने को कुछ इतना आपको उस पेपर के दौरान करना पड़ेगा। प्रश्न पूरा का पूरा तभी होगा जब आप इतना करोगे, क्योंकि आधा प्रश्न अगर आप छोड़ देते हो, परिभाषा छोड़ दी या परिभाषा करके आपने भेद गलत बता दी, क्रम कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी है कि अनिश्चयवाचक के सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और आप उसके जगह संकेतवाचक सर्वनाम ले आए, भाई संकेतवाचक विशेषण लिख दिया या सार्वनामिक विशेषण लिख दिया, तो ऐसा नहीं होता है। नाम इनके जो है वो निश्चित है, इसलिए इनका इतना जरूर ध्यान करें कि जो क्रम है वो आप हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो नाम है वो यही रहे। इसमें कई बार नहीं, लगभग बार इसमें गलती होती ही है, इसका थोड़ा सा ध्यान करें। ठीक है, तो हमने आज सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के पुरुषवाचक के जितने भेद हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। आगे मैं आपको इन सब की अलग अलग परिभाषा बताऊंगा और यहाँ से जो सर्वनाम है, कौन से सर्वनाम का कहाँ प्रयोग हो रहा है, उसकी सारी जानकारी मैं आपको अगले भाग में जरूर दे दूंगा। धन्यवाद।